नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 2 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के एक महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और ये हमारा जो वर्कशॉप है ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसका आयोजन आगामी 5 फरवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा और इस वर्कशॉप को हरसमीत सिंह सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस वर्कशॉप को संचालित करने का प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि प्रथम प्रयास में आप सिविल सेवा में अपना चयन कैसे सुनिश्चित करें। इसके लिए संपूर्ण मार्गदर्शन आपको इस वर्कशॉप में प्राप्त होगा। आप निःशुल्क रूप में अपना रजिस्ट्रेशन आज ही सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां जाकर निःशुल्क रूप में आप इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रथम प्रयास में किस रूप में आप सिविल सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करें, इसके बारे में एक पूर्ण रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही अपने रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करें। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय बजट के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ध्यान रखिए, हमारे संविधान में बजट के संदर्भ में जो शब्द है वो उपयोग नहीं किया गया है। इसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस रूप में पहला हमारा कथन सत्य है। दूसरा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। तो अनुच्छेद 112 में आप देखें, बजट के संदर्भ में स्थिति जो कही गई है वो वार्षिक वित्तीय विवरण की है, जिसको हम बजट भी कह देते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तीसरा, इसे आर्थिक मामलों के विभाग के तत्वाधान में तैयार किया जाता है। तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, वित्त मंत्रालय में एक विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग। बजट के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से यह विभाग उत्तरदायी है। तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि फरवरी की पहली तारीख को भारत का जो आम बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है और अगर हम 2023-24 के आम बजट की बात करें तो इसे वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, पीएम किसान योजना के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन हम देखते हैं, यह लाभार्थियों को 4 किस्तों में 6,000 रुपये प्रदान करता है। ध्यान रखें, 6,000 रुपये तो प्रदान किया जाता है वार्षिक रूप में, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें 4 किस्तों में नहीं है, इसे 3 किस्तों में दिया जाता है। यानी 4-4 महीने पर जो 3 किस्तें होती हैं उसमें, यानी 2-2 हजार रुपए की जो किस्तें होती हैं वो 3 बार में यहाँ पर वार्षिक रूप में ये भुगतान दिया जाता है। तो पहला कथन यहाँ पर असत्य है। दूसरा, यह देश के सभी किसानों पर लागू होता है। प्रमुख रूप से आप देखें, किसानों के संदर्भ में अलग अलग स्थितियां हैं जहां पर सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि कौन से किसान यहां पर एक तरह से इस योजना में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी उनको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा किसान है जो वर्तमान में या पहले किसी भी तरह के संवैधानिक पद पर रहा है, कोई व्यक्ति वर्तमान में या एक तरह से रिटायर हो चुका है केंद्र राज्य की किसी भी सेवा से, तो ऐसे जो किसान है वो प्रमुख रूप से इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सभी शब्द है वो गलत है कि सभी किसानों पर ये लागू होता है। तो दूसरा यहाँ पर कथन असत्य है। तीसरा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ध्यान रखें, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है। यहाँ पर 100% जो भी एक तरह से व्यय की राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दी जाती है। तो तीसरा कथन सत्य है। हमसे प्रश्न में पूछा गया असत्य कथन, तो 1 और 2 है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए। 1 और 2 असत्य हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम पीएम किसान योजना में प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा जो आवंटन किया जाता है उस आंकड़े को देखें तो पिछले 5 वर्ष में न्यूनतम है जो 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है। यानी अगर हम 2019-20 में आंकड़ा देखें तो 75,000 करोड़ रुपए और 2020-21 में भी 75,000 करोड़, 21-22 में 65,000 करोड़ रुपए, 22-23 में आप देखिए 68,000 करोड़ रुपए और अब एक तरह से अनुमानित इसको बता दिया गया कितना, 60,000 करोड़ रुपए। और इसी आधार पर आप देखें 2023-24 यानी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने जो आवंटन है वो 60,000 करोड़ रुपए बताया है। तो पिछले जितने भी आवंटन है उसमें सबसे न्यूनतम आवंटन है वो एक तरह से पीएम किसान योजना में रखा गया है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं?
प्रमुख रूप से आप देखें, इसके संदर्भ में जो घोषणा है वो बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा की गई है। बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषणा ये की गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसके द्वारा प्रमुख रूप से भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन यानी भारत श्री, एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम, जिसमें 1 लाख अगर हम देखें तो प्राचीन जो अभिलेख हैं उनको प्रमुख रूप से डिजिटल रूप में रखा जाएगा। इसके संदर्भ में जो स्थापना है वो हैदराबाद में की जाएगी संस्थान की। तो भारत श्री की जो स्थापना है वो हैदराबाद में किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। तो ये घोषणा बजट में की गई है। इसी आधार पर हमने ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत हो जाता है कि इसकी स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में की जाएगी। दूसरा, यह एक डिजिटल रिपोजिटरी है, तो सही है कि जो भी प्राचीन अभिलेख है उनके आंकड़े को डिजिटल रूप में रखा जाएगा। साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 लाख इस तरह के जो प्राचीन अभिलेख हैं उनको इस रिपोजिटरी में रखा जाएगा। तीसरा, इसकी स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। तो दूसरे और तीसरे विकल्प सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? म्यांमार अगर हम देखें तो हमारा पूर्वी एक तरह से पड़ोसी है, तो हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ की सीमा प्रमुख रूप से म्यांमार से लगती है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं मैप ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो अगर हम म्यांमार से सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप देखें अरुणाचल प्रदेश, साथ साथ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जिनकी सीमा क्रम से अगर हम देखें तो म्यांमार के साथ में बनती है। इस आधार पर हम देखें तो हमारा उत्तर हो जाता है 2 अरुणाचल प्रदेश, 4 नागालैंड, 5 मणिपुर, 6 मिजोरम, यानी 2, 4, 5, 6, यानी हमारा विकल्प सही है बी। यहाँ पर प्रश्न का आधार ये है कि 2 साल का समय म्यांमार में पूरा हो रहा है जब वहाँ पर एक तरह से सैन्य क्रांति एक तरह से हुई, और सैन्य जो एक तरह से संस्थाएं हैं उन्होंने जो वहाँ पर लोकतांत्रिक सत्ता थी उसको हटाकर पुनः सैन्य तंत्र म्यांमार में स्थापित किया। तो 2 साल पूरा होने के बाद आप देखें कि जो आपातकाल की स्थिति म्यांमार में लगी थी उसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो माना जा रहा है कि जो एक चुनाव की उम्मीद थी वो और ज़्यादा अब दूर हो गई है। तो जल्द चुनाव होने की संभावना एक तरह से काफ़ी यहाँ पर दूर दिखती है, क्योंकि आपातकाल की जो स्थिति है वो म्यांमार में और ज़्यादा बढ़ गई है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हमने 2021 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिया है। प्रश्न को देखते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प हम देखते हैं, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम यानी जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। तो ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम है उसी का भाग ये जलवायु स्मार्ट ग्राम है जो भारत में स्थापित है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, CCAFS योजना यानी जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा जो परियोजना है यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह यानी अगर हम संस्था की बात करें CGIAR उसके द्वारा प्रमुख रूप से स्थापित है। और CGIAR की अगर हम बात करें तो कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह। ये जो CGIAR संस्था है इसके माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं उनका सहयोग बढ़ाया जाता है जो प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा कथन हम देखते हैं, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जिसको अगर हम देखें तो आइक्रीसेट के नाम से भी जाना जाता है यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये भारत में पातनचेरू में है। अगर हम आइक्रीसेट की बात करें तो CGIAR का एक तरह से ये अनुसंधान केंद्र है जो भारत में स्थापित है। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर आपका सत्य है। तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज के तथ्य का हमारा प्रमुख रूप से विषय है नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी। इसके संदर्भ में आप देखें भारत के द्वारा तेजी से प्रयास किया जा रहा है और इसी प्रक्रिया में आप देखें तो प्रमुख रूप से एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये जो आपकी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो जमैका देश में किंगस्टन में स्थित है। जमैका में मुख्यालय वाली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी प्रमुख रूप से इसके द्वारा काम ये किया जाता है, समुद्री भाग में आप देखें कि जो तल का हिस्सा होता है वहां पर जो भी खनिज संसाधन है उनका दोहन किस रूप में किया जाए, इसके संदर्भ में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा प्रमुख रूप से आधिकारिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाता है।
और इसी संस्था के द्वारा भारत को अग्रणी निवेशक का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री संसाधनों से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की स्थिति मजबूत हुई है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि वर्तमान में ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के जो महासचिव हैं माइकल डब्ल्यू लॉस, वो भारत का दौरा कर रहे हैं। प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा जो भी समुद्री क्षेत्र में खनन के लिए अधिकार दिए जाते हैं या अनुमति दी जाती है, उसमें प्रमुख रूप से जो खनन के लिए एक तरह से कार्य किया जाता है वो किया जाता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से आप देखें मैग्नीज को एक तरह से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ साथ देखें केवल मैग्नीज ही नहीं, इसमें अगर हम देखें निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, इस तरह के अलग अलग जो खनिज है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो एक तरह से धात्विक खनिज हैं उनके कहीं ना कहीं प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं वो समुद्री संसाधनों में रहती हैं, जिसे हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो इनके अन्वेषण के संदर्भ में, इनकी खोज के संदर्भ में भारत का जो अनुबंध है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ में इसको बढ़ा दिया गया है। इस अनुबंध को 25 मार्च 2002 को 15 साल के लिए दिया गया था और 2017 में इसको विस्तारित किया गया 5 साल के लिए और 2022 में 5 साल के लिए फिर बढ़ाया गया। यानी हम 2027 तक जो भी अलग अलग हिंद महासागर क्षेत्र में संसाधन है, अगर हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की बात करें तो उनकी खोज कर सकते हैं। ध्यान रखें भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी तट क्षेत्र है और उस आधार पर जो हमारे समुद्री संसाधन है उनकी खोज करना, उनके उपयोग के लिए भारत के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो तेजी से बढ़ाए गए हैं और इसी प्रक्रिया को एक तरह से इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने मान्यता दी है और इसीलिए भारत अग्रणी निवेशक के रूप में भी सामने आ रहा है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में संसाधनों की खोज को लेकर भारत अपना निवेश लगातार बढ़ा रहा है। भारत सरकार के द्वारा गहरे समुद्र में यानी डीप सी जो मिशन है उसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास है। भारत के द्वारा जब ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बन रहा है, तो उद्देश्य क्या है कि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर पर्यटन, समुद्री मत्स्य पालन, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, नौवहन, गहरे समुद्र में खनन और अन्य क्षेत्र में जो क्षमता निर्माण है उसको मजबूत करने का भारत का प्रयास है। भारत की कोशिश है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो समुद्री आर्थिक गतिविधियां हैं उनको स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी रूप में आगे बढ़ाया जाए और सभी देश जो हिंद महासागर के हैं उनके लिए अवसर की स्थितियों को मजबूत किया जाए। इसके लिए समुद्री संसाधन अनुसंधान और विकास में सतत दोहन की जो स्थितियां हैं उसके लिए भारत लगातार काम कर रहा है। आप ध्यान रखें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जो नोडल संस्था है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, इस तरह के अलग अलग जो राष्ट्रीय संस्थान हैं वो सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम कर रहे हैं समुद्री क्षेत्र में। समुद्री संसाधन की जब भी हम खोज कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से आकलन किया जाता है जिसको हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहते हैं, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे हम ये देखते हैं कि समुद्री संसाधन के दोहन से समुद्र क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी है उस पर ज़्यादा असर तो नहीं पड़ रहा है, वो भी प्रमुख रूप से देखा जाता है। प्रौद्योगिकी विकास खासतौर से समुद्री क्षेत्र में खनन के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि जो भी हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल एक तरह से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उससे आर्थिक लाभ के साथ साथ पर्यावरण स्थितियाँ भी नियंत्रित रहें। आज के तथ्य में एक संस्था का नाम आया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अगर हम इस संस्था की बात करें तो इस संस्था की स्थापना जो एक तरह से हमारा समुद्री क्षेत्र में कानून है 1982 का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज यानी यूएन क्लॉज, उसके अनुसार किया गया है। यूएन क्लॉज का जो कानून है उसमें अगर हम 11वें भाग की बात करें तो उसको लागू करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आप देखें कोशिश ये की गई है कि समुद्री संसाधन के दोहन को लेकर जो स्थितियां हैं जो प्रमुख रूप से गहरे समुद्री भाग में की जाती हैं उनको नियंत्रित किया जाए और पर्यावरणीय स्थितियों को वहां पर एक तरह से बनाते हुए आर्थिक दोहन को आगे बढ़ाया जाए। इस संस्था की स्थापना 16 नवंबर 1994 को हो गई, लेकिन जून 1996 से जमैका की राजधानी किंगस्टन से इसने प्रमुख रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। अगर हम 1 मई 2020 की बात करें तो 168 सदस्य हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में, जिसमें 167 देश हैं और एक संस्था के रूप में यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। विश्व में समुद्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% एक तरह से इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह हमारा 2 फरवरी 2023 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।